Everyone, welcome back to this channel. Today we are going to cover antidiarrheal agents. Previously I have covered antacids and antipeptic ulcer drugs. So let's start with the new topic in this video. So first of all, what are antidiarrheal drugs? तुम्हें पता होगा antidiarrheal drugs obviously हम तब देते हैं जब पर्सन को recurrent episodes of loose stools होते हैं. This is the basic definition what is diarrhea, right? तो उन केस में हम देते हैं antidiarrheal drugs. So antidiarrheal drugs are the agents which are used to relieve the symptoms of diarrhea. कैसे डायरिया के सिम्टम्स को रिड्यूस करेंगे? सबसे पहले डायरिया में क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स स्टूल्स होते हैं, राइट? सो बाय रिड्यूसिंग द स्टूल फ्रीक्वेंसी, पहला ऐसे. दूसरा, तुम्हें पता है डायरिया में होता क्या है, जो लिक्विडिटी होती है स्टूल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है. तो बाय डिक्रीजिंग द इंटेस्टिनल फ्लूड सिक्रीशन, अगर इंटेस्टाइन कम फ्लूड सिक्रीट करेगी तो उसकी जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी. एंड थर्ड, बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन टाइम, जितना वाटर या इलेक्ट्रोलाइट स्टूल में अगर इंटेस्टाइन अच्छे से वर्क करके उनको एब्जॉर्ब कर लेगी तो स्टूल्स की जो लिक्विडिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. तो इन तीन चीज़ों से एंटीडायरियल्स वर्क कर रहे हैं. पहला, स्टूल फ्रीक्वेंसी को कम करके. दूसरा, इंटेस्टिनल फ्लूइड सिक्रीशन को रिड्यूस करके. तीसरा, एब्जॉर्प्शन टाइम को इंक्रीज करके. इन थ्री मैकेनिज्म्स के थ्रू एंटीडायरियल्स वर्क करेंगे. बट द मेन थिंग यू नीड टू नो इज एंटीडायरियल्स जो कॉज है उसको नहीं ट्रीट करते, बिकॉज डायरिया इज नॉट अ डिसीज. डायरिया इज अ सिम्टम दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द गट, राइट? सो दे आर जस्ट द सिम्टोमेटिक, दे आर जस्ट फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ द डायरिया. अब आता है जनरल मैकेनिज्म, वो तो मैंने तुम्हें अभी बता ही दिया. पहला कैसे, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को रिड्यूस कर दो. अगर इंटेस्टाइन धीरे धीरे उसको फूड को, जो भी वहाँ पर स्टूल्स हैं उनको आगे आगे पुश करेगी तो एब्जॉर्प्शन टाइम इंक्रीज हो गया, है ना? तो अगर इंटेस्टिनल मोटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन टाइम अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इंटेस्टाइन ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो जो स्टूल्स की कंसिस्टेंसी है वो इंप्रूव हो जाएगी. पहला ऐसे. दूसरा, वही जो भी हमने बात की, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, वो भी जो पहले वाले के साथ ही सेकंड पॉइंट लिंक्ड है. थर्ड, डिक्रीज सिक्रीशन इनटू इंटेस्टाइन ल्यूमन, अगर हमारी इंटेस्टाइन ज़्यादा फ्लूइड ना सिक्रीट करे इनटू द ल्यूमन तो हमारे जो स्टूल्स हैं उनकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाएगी. थर्ड, स्मूथ मसल्स पर एक्ट करके, कि जो स्मूथ मसल्स है वो कम कंट्रैक्ट हो, जिसके कारण जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाए, स्टूल्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ल्यूमन में रहे और उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए. दिस इज द मैकेनिज्म दैट हैज टू बी फॉलोड. समझ आ गई? क्लासिफिकेशन. एंटीडायरियल्स इन 5 टाइप्स के होते हैं. ये 5 टाइप्स है ऑफ एंटीडायरियल. हर एक टाइप जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, हर एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करिए, मतलब डिफरेंट टाइप से अपना एक्शन परफॉर्म करिए. सबसे पहले एड्सॉर्बेंट्स, ओपिएट्स, एंटी सिक्रीटरी एजेंट्स, प्रोबायोटिक्स एंड एंटीकोलिनर्जिक्स. अब हम इनको एक एक करके देखते हैं. टेबल को देखने मत डरना, इट्स वेरी इजी, बस नाम से उसका फंक्शन है, नाम से ही उसका मैकेनिज्म है. एड्सॉर्बेंट, एक वर्ड होता है एब्जॉर्ब करना, एक वर्ड होता है एडजॉर्ब करना. एब्जॉर्ब, बी वाला, एब्जॉर्ब का मतलब होता है अंदर समा लेना, अपने अंदर समा लेना. बट एडजॉर्ब करना, डी वाला, उसका मतलब होता है अपने सरफेस के ऊपर स्टिक करना, अपने अंदर नहीं, अपने सिर्फ सरफेस के ऊपर. तो नाम देखो, एड्सॉर्बेंट जब हम ड्रग्स लेंगे ना, ये पता क्या करेंगे, जब हमने एड्सॉर्बेंट लिया है ना, तो वो क्या करा उसने, वो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल के साथ जाकर चिपक गया. अब वो वहाँ पर चिपका हुआ पता क्या करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, फ्लूइड है, उसको अपने सरफेस के ऊपर स्टिक कर लिया. हुआ क्या, हमारा जो ल्यूमन में फ्लूइड था उसका कंटेंट अब कम हो गया, स्टूल्स की लिक्विडिटी अब कम हो गई, वही हम चाहते थे. अब लूज स्टूल्स नहीं होंगे, मतलब डायरिया रिलीव हुआ. इन्होंने क्या किया, ल्यूमन के साथ खुद चिपके हुए हैं, सारा एक्स्ट्रा फ्लूइड अपने ऊपर चिपका लिया. अब स्टूल्स में कम फ्लूइड है, मतलब डायरिया रिलीव हो गया. दिस इज हाउ दे आर फंक्शनिंग. दिस इज एड्सॉर्बेंट्स. इसमें कौन कौन आते हैं या बस ज़्यादा. सेकंड वन, डाटा एंटी मोटिलिटी और ओपियोइड्स. अब देखो, ओपियोइड्स से तुम्हें याद आ रहा होगा नशा थोड़ा, है ना? तो नशा क्या करता है, सुस्ती कॉज करता है. ये हमारे इंटेस्टाइन को भी ना उसको सुस्त बना देगा, मतलब उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अब रिड्यूस हो जाएगी. अगर उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिड्यूस होगी तो अब जो इंटेस्टाइन में स्टूल्स हैं उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कि अब वो अपना वाटर को एब्जॉर्ब करवा ले, तो लूज स्टूल्स जो है उनकी कंसिस्टेंसी अब ठीक हो जाएगी. तो ऐसे ओपियोइड्स इसलिए उनको एंटी मोटिलिटी कह रहे हैं, क्योंकि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्लो डाउन कर रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी तो कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाएगी. थर्ड, एंटी सेक्रेटरी, एज द नेम सेज कि ल्यूमन के जो सेल्स हैं अब वो ना ज़्यादा फ्लूइड सेक्रेट करें. अगर वो कम फ्लूइड सेक्रेट करेंगे तो जितना स्टूल्स की कंसिस्टेंसी है वो उतनी रहेगी, ठीक है, वो ज़्यादा लिक्विडिफाई नहीं होंगे. वही तो हम चाहते हैं. अगर वो खुद ही हमारा ल्यूमन ही इतना ज़्यादा फ्लूइड सेक्रेट करी जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है लूज स्टूल्स हो जाएंगे. तो एंटी सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, इंटेस्टिनल सेक्रीशन को इनहिबिट कर रहे हैं.
इनमें कौन कौन से आते हैं, ऑक्टीरियोटाइड आ रहा है एंड बिस्मथ सबसैलिसिलेट, मेन इसमें ऑक्टीरियोटाइड याद रखना, ठीक है। उसमें तो तुम याद रख ही सकते हो, ओपियोइड्स में ओपियम टिंचर, एंटी सेक्रेटरी में ऑक्टीरियोटाइड। अब आते हैं प्रोबायोटिक्स, ये एक तरह के लाइव बैक्टीरियाज होते हैं, ये हम उन कंडीशंस में देखते हैं जब पर्सन के गट में बस बैड बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है, तो तब हम बाहर से गुड बैक्टीरिया देंगे, फिर क्या होगा, उनमें आपस में एक कॉम्पिटिशन सा आ जाएगा कि कौन वहां पर सर्वाइव करेगा, और जब हम बाहर से गुड बैक्टीरिया दे रहे हैं मतलब उसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो बैड बैक्टीरिया उसकी किलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी पॉपुलेशन खुद से डिक्रीज हो जाएगी, और फिर जो अंदर कोई भी गट की कोई भी प्रॉब्लम है जैसे यहाँ पर डायरिया, तो वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। एंड प्रोबायोटिक के एग्जांपल क्या, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, दिस इज अ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, गट फ्लोरा इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली सिम्टम रिलीव हो जाएंगे। फिर आते हैं एंटीकोलिनर्जिक और एंटीस्पाज्मोटिक। एंटीस्पाज्मोटिक नेम से स्पाज्म को कम करना या स्पाज्म को प्रिवेंट करना, ये भी मोटिलिटी के साथ ही लिंक्ड है कि अगर इंटेस्टिनल स्पाज्म्स नहीं होंगे तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। ऑलराइट, इसमें कौन से आते हैं, एट्रोपाइन याद रख लो इसमें, फाइन। ये सारे हो गए, बहुत इजी थे। एंटी डायरियल कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से इनमें ड्रग्स आ रहे हैं, क्लियर, उनका मैकेनिज्म भी क्लियर हो गया तुम्हें। अब अच्छे से एंटी डायरियल है क्या, एंटी डायरियल कौन कौन से है, कौन कौन से ड्रग्स है विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तुम्हें क्लियर हो गया, राइट। अब आती है इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। मेन इंडिकेशन क्या है, डायरिया। डायरिया इज अ सिंपल डायरिया, नॉट इन्फेक्शियस डायरिया, सिंपल डायरिया। दूसरा इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, कोई किसी ना किसी इशू के कारण जो गट है हमारी वो इरिटेटेड हुई पड़ी है, अगर वो इरिटेटेड है तो होगा क्या, जो बॉल डिस्टर्बेंसेस है मतलब डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होगा, तो अगर इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में एंटी डायरियल्स दे रहे हैं तो यहाँ पर अगर IBS-D है मतलब इरिटेबल बॉल सिंड्रोम विद डायरिया, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। क्रॉनिक डायरिया के केस में आफ्टर इलियोस्टमी और कोलोस्टमी, क्योंकि आफ्टर इलियोस्टमी और कोलोस्टमी होता क्या है, स्टूल्स की कंसिस्टेंसी हमेशा लिक्विडिटी वाली होती है, तो उन केसेस में हमें एंटी डायरियल्स देने ही पड़ते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया के केस में क्लियर हो गया। सिंपल डायरिया के केस में इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में, क्योंकि इरिटेबल नाम कह रहा है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में गट इरिटेटेड होती है तो डायरिया होता है, तो उस केसेस में भी हम देते हैं क्रॉनिक डायरिया आफ्टर इलियोस्टमी एंड कोलोस्टमी एंड ट्रैवलर डायरिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रखना, हम इन्फेक्शियस डायरिया के केस में कभी भी एंटी डायरियल नहीं देते, क्यों, क्योंकि गट में ऑलरेडी इन्फेक्शन है। अब गट ने क्या करना था, डायरिया के थ्रू वो बैक्टीरिया वायरस कुछ भी वहां पर है उसको बाहर निकालना था, हमने ऊपर से अब एंटी डायरियल दे दिए, अब गट उन बैक्टीरिया को थ्रू स्टूल्स नहीं निकाल पाएगी तो इन्फेक्शन और ज्यादा हो जाएगी, तो नहीं देते इन्फेक्शियस डायरिया के केस में। सेकेंड डिजेंट्री का क्या मतलब होता है, डायरिया विद ब्लड और म्यूकस, क्योंकि इसका भी मेन कॉज क्या है, अगर किसी को डिसेंट्री है तो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही होती है डिसेंट्री, तो नहीं दे सकते इसके केस में भी। अपेंडिसाइटिस एंड कॉलिसिस्टाइटिस दे बोथ आर इन्फेक्शियस केसेस, कोई भी इन्फेक्शियस केस है हम एंटीडायरियल्स नहीं देंगे। साइड इफेक्ट सेम, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस वगैरह। अब आती हैं मैं आपको 2 एंटीडायरियल ड्रग्स अब डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये 2 मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज दीज आर द मोस्ट कॉमन वन एंड दीज आर रिटन इन योर सिलेबस सेपरेटली। द फर्स्ट एंटीडायरियल ड्रग दैट वी आर गोना डू इज रिस्कैडोट्रिल। तो ये क्या है, ये एक एंटीडायरियल ड्रग है। ये वर्क कैसे कर रही है, इट इनहिबिट्स द इंटेस्टिनल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन। तो हमने 4 मैकेनिज्म पढ़े थे, उनमें से ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, इंटेस्टिनल सिक्रीशन को कम करने का। गट मोटिलिटी को ये स्लो डाउन नहीं कर रही, ये याद रखना। यूज्ड फॉर एक्यूट डायरिया इन अडल्ट्स एंड इन्फेंट्स ग्रेटर देन 3 months ऑफ एज। रेसिकैडोट्रिल कैसे वर्क कर रही है, बाय इनहिबिटिंग द इंटेस्टिनल सिक्रीशंस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसे देखो पहला पॉइंट पढ़ो, द इंटेस्टाइन इज लीकिंग वाटर एंड सॉल्ट्स इनटू द गट मेकिंग द स्टूल्स वाटरी। ये काम हो रहा है अभी तक। व्हेन यू टेक इट योर बॉडी चेंज इट इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज थायोरफिन। तो रेसिकैडोट्रिल को हमारी बॉडी ने कन्वर्ट कर दिया इनटू थायोरफिन। नॉर्मली योर इंटेस्टाइन हैज सम नेचुरल ब्रेक्स कॉल्ड एनकैफ्लिन्स, they reduce water and salt secretion, ठीक है, but these encapsulin get destroyed quickly by an enzyme called encapsulinase. Resikadodril block this enzyme. As a result, less water and salt leak into the gut. I hope मुझे मतलब this is the simple English, right? तो मैं एक बारी मैं पूरा complete whole बता देती हूँ। हो क्या रहा था, कोई इशू के कारण, कोई फिजियोलॉजिकल इशू के कारण हमारी गट बहुत ज़्यादा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट गट में भेज रही है, जिसके कारण पर्सन को डायरिया हो रहा था। हमने पर्सन को रेसिकैडोट्रिल दे दिया, वो जब हमारी बॉडी में गया हमारी बॉडी ने उसको थायोरफिन जो उसकी एक्टिव फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर दिया। थायोरफिन ने क्या किया, मतलब अभी तक थायोरफिन ने कुछ नहीं किया, रुको ठीक है, थायोरफिन में वो कन्वर्ट हो गया। हमारी बॉडी के पास कुछ नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं एनकैफ्लिन, जो हमारे इंटेस्टाइन को रोकता है कि तुम फ्लूइड ज़्यादा सेक्रीट मत करो।
पर कई बार क्या होता है, एक और एंजाइम आता है एनकैफ्लिनेस सॉरी, वो एनकैफ्लिनेस उस ब्रेक को, इनकैफ्लिन को तोड़ देता है। अब इनकैफ्लिन बॉडी में है नहीं, तो अब हमारे गट को कौन कहेगा कि तुम ज़्यादा फ्लूइड, ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट मत सिक्रीट करो। तो अब जो हमने थायोरफिन लिया था, वो थायोरफिन उस एनकैफ्लिनेज को तोड़ देगा, जिसके कारण एनकैफ्लिन अब बनेगा, वो जिंदा है। अगर एनकैफ्लिन है तो वो अब हमारे इंटेस्टाइन को रोकेगा कि तुम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा सिक्रीट मत करो, तो जो लूज स्टूल्स है वो रिलीव हो जाएंगे। क्लियर हो गया? दिस इज द डोसेज। अडल्ट के केस में 100 mg ऑफ रेसिकेडोट्रिल थ्राइस अ डे अप टू 7 days इज टू बी टेकन। ये स्टैंडर्ड डोज है, तुम्हें याद करना पड़ेगा। एंड चिल्ड्रन के केस में 1 to 5 mg पर kg। ड्रग इंट्रैक्शन, रेसिकेडोट्रिल की मेन ड्रग इंट्रैक्शन होती है विद द AC इनहिबिटर्स, ठीक है, याद रखना। इंडिकेशंस क्या होंगी? ऑब्वियसली डायरिया इज द मेन इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन वही एक हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड एक और जो मैं पहले पढ़ी थी इन्फेक्शियस डायरिया, उसके केस में हम इनको नहीं देंगे। एक मैंने अभी तुम्हें मेन एंटी डायरियल बताई रेसिकेडोट्रिल, अब हम एक दूसरी पढ़ेंगे विच आर प्रोबायोटिक्स। मैंने तुम्हें पहले बता दिया प्रोबायोटिक्स एक नेचुरली लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो गट फ्लोरा को इम्प्रूव करके कोई भी गट का सिम्टम्स है उसको रिजॉल्व करते हैं, राइट। तो ये मैंने वही लिखा हुआ है, दीज आर द लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेनली दीज आर गुड बैक्टीरिया और ईस्ट दैट व्हेन टेकन इन इनफ अमाउंट गिव हेल्थ बेनिफिट्स बाय इंप्रूविंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया। अब इनकी टाइप्स होती है, ये प्रोबायोटिक्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमने वहाँ पर पढ़ा था ना लैक्टोबैसिलस वाला, एक पहला है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है बिफिडोबैक्टीरियम, तीसरा है सैक्रोमाइसिस बोलारिटी, ठीक है। सबसे पहले लैक्टोबैसिलस, इनकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है, जितना भी तुम्हें याद हो तुम यहाँ सिर्फ टाइप्स लिख सकते हो, दैट इज इनफ इफ यू कैन रिमेंबर द टाइप्स ओनली। बट थोड़ी सी मैं तुम्हें सबकी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। लैक्टोबैसिलस सबसे कॉमन प्रोबायोटिक है एंड ये योगर्ट एंड अदर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो हम खाते हैं उनमें प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस। जो बिफिडोबैक्टीरियम है ये भी डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है एंड इट हेल्प्स ईज द सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। फिर आता है सैक्रोमाइसिस, ये है जो ईस्ट है, ठीक है, ये भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करती है। क्लियर हो गया? मेन लैक्टोबैसिलस है और सैक्रोमाइसिस वाली ईस्ट है और बिफिडोबैक्टीरियम IBS के केस में हेल्पफुल है। अब मैकेनिज्म आई होप मैंने तुम्हें इतनी बारी बता दिया है। रीस्टोरिंग द नॉर्मल गट फ्लोरा, कंपीटिंग विद द हार्मफुल बैक्टीरिया फॉर स्पेस एंड फूड। अगर इनमें आपस में कंपटीशन होगा तभी तो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को किल कर पाएगा, उनका सर्वाइवल में कंपटीशन चलता है। गुड बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, उसकी पॉपुलेशन रेस हो जाएगी, तो जितने भी गट रिलेटेड इशूज है वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। यूजेस ये नहीं है कि अब ये सिर्फ डायरिया के केस में, जब तुम गट फ्लोरा को ठीक कर रहे हो तो वो कोई भी इशू हो गट के रिलेटेड, सिर्फ डायरिया ही नहीं, बाकी और भी अगर कॉन्स्टिपेशन है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो तो बैलेंस कर रहा है ना गट फ्लोरा को। तो डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम ही हो, या इन्फ्लामेटरी बॉल डिसीज हो, ईस्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लैक्टोज इंटॉलरेंस, एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद द गट, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा।